गुड इवनिंग एवरीवन। सो अगेन लास्ट लेक्चर जो हम वेक्टर से रिलेटेड बातें कर रहे थे उसमें हमने वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है एंड वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कब होती है ये बातें हमने डिस्कस की थी। मतलब कि लास्ट के जो हमारे 3 to 4 लेक्चर हो गए हैं रिलेटेड टू वेक्टर, उसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें आप जिसके ऊपर फोकस करेंगे एंड उनसे रिलेटेड वर्क करेंगे वो बस इतनी है कि वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होती है, उसमें यूनिट वेक्टर की मीनिंग क्या है, यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देन वेक्टर का जो अलजेब्रा का पार्ट होता है वो स्केलर की तरह नहीं होता है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट रूल्स अप्लाई करके फिर वेक्टर के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे वेक्टर की एडिशन के बारे में डिस्कशन करना शुरू किया था, बाकी जो प्रोसेस है रिलेटेड टू वेक्टर वो अभी हमारी पेंडिंग है। तो वेक्टर के एडिशन में हमने देखा था कि अगर वेक्टर सेम टाइप के हैं तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। हर बार जब भी वेक्टर की एडिशन होती है तो वेक्टर के एडिशन के बाद उसका नेट इफेक्ट रिप्रेजेंट करने वाला जो नया वेक्टर हमें मिलता है उसको बोला जाता है रिजल्टेंट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज r इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। सो एवरी टाइम कभी भी अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट यानी एडिशन का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसमें कुछ स्पेशल केसेस है जिनको मैं 2 बार रिवाइज कर चुका हूं, अगर वो याद है तो उनको यूज करो, अदरवाइज ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। उसके बाद में हमने देखा था कि वेक्टर की जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका पार्ट तो हो गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम वहां पे कुछ ग्राफिकल कंस्ट्रक्टिव मेथड देखते थे जिसमें हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, बट दे आर यूज्ड ओनली टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज करते थे, अदरवाइज अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमारा वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे हर बार। ठीक है, उसमें एक स्पेशल केस हमने देखी थी, दैट वाज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर की सब्ट्रैक्शन अगर करनी है तो हम जब प्रूव कर रहे थे फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया कि सब्ट्रैक्शन की कोई अलग प्रोसेस हमें मालूम ही नहीं है, इसलिए हम क्या करते थे, जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर था उसको ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में माइनस ऑफ बी वेक्टर, मतलब एडिशन की प्रोसेस वहां पे अप्लाई कर देते थे। उससे होता क्या था, एवरी टाइम थीटा वेयर रिप्लेस्ड बाय 180 माइनस थीटा एंड रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनता था r इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस की जगह पे माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। बस इतना चेंज था, है याद सबको? यस सर। ठीक है, तो जैसे हमने वेक्टर के एडिशन में कंडीशन देखी थी कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब a एंड b दोनों इक्वल्स टू सपोज f है, तो उस केस में रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट किया था और उसके लिए एक्सप्रेशन शॉर्टकट था 2f cos ऑफ थीटा बाई 2। ये इन जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये हर बार अप्लाई नहीं होगा प्रणीता, इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर आपको क्लियरली दिया गया है, बोला गया है कि ए एंड बी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है एंड अगर हमें उनकी एडिशन करनी है, इन दैट केस हमें रिजल्टेंट मिलता है 2f cos ऑफ थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड f इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। और यहां पे हमने देखा था कि जो रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब क्या होता है कि वहां पे जो दोनों वेक्टर के बिटवीन का एंगल था उसके एग्जैक्ट दो इक्वल पार्ट बनाता है ये रिजल्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पहला वेक्टर है ए वेक्टर, यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, यहाँ पे एक्ट हो रहा है और इनका आपको बोला गया है कि मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे इनका रिजल्टेंट जो है इस तरह से एक्ट होगा जिसमें ये दोनों साइड के जो एंगल्स है दैट विल बी सेम, यानी यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। प्रणीता क्लियर? यस सर। अब इसी तरह से अगर बात सब्ट्रैक्शन की चल रही है और सब्ट्रैक्शन में आपको बोला गया है कि फिर से a एंड b बोथ आर इक्वल, ये दोनों वेक्टर इक्वल है, तो उसके लिए उस केस में रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? चलो हम पहले डिराइव कर देते हैं। कैसे डिराइव करेंगे? देखो सब्ट्रैक्शन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है मतलब क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा r इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos ऑफ थीटा। ये सब्ट्रैक्शन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, क्लियर है सबको? यस सर।
अब यहाँ पे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि r इक्वल टू रूट में आएगा यप का स्क्वायर प्लस यप का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। सिर्फ a एंड b की वैल्यू f थी, इसलिए a को भी एंड b को भी मैंने f से रिप्लेस किया है। ठीक है, ये एप्लीकेबल था इन केस ऑफ एडिशन। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, r इक्वल्स टू रूट में एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, फिर ऐसे बनेगा 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो 2f स्क्वायर कर दो कैंसल, नहीं कॉमन। ऐसे कैंसल नहीं होते, उनको कॉमन ले सकते हैं अपन। तो ये Common. r बनेगा रूट में 2f स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या बचा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा कितना होता है कीर्ति, देवेश, सनी? कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कितना था? सर Minus 2 cos theta. sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देखो 1 प्लस कॉस थीटा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है तो ये रहेगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। वेरी गुड। अगर मैं इसको पुट करूंगा देन आई विल गेट रिजल्टेंट एज स्क्वायर रूट ऑफ 2f स्क्वायर इनटू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 2 कैंसल नहीं होता नहीं है, सर। तो ये बनेगा r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 4 f स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड सारी टर्म्स को अगर रूट के बाहर लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्शन में हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला मिलता है 2f साइन ऑफ थीटा बाई 2। जैसे एडिशन में cos थीटा था, सब्ट्रैक्शन में उसकी जगह पे कौन आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। कैसे आ रहा है यहाँ पे हमने प्रूव किया है। ठीक है, देख लो स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? सर ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे ना जब एक वेक्टर 10 न्यूटन है, दूसरा भी 10 और उसका रिजल्टेंट भी 10 है। यस नहीं रिजल्टेंट भी 10 नहीं है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है हमें। सिर्फ दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड Okay, सेम है sir. तब। कीर्ति वो क्या है, अगर रिजल्टेंट भी सेम है तो उनके बिटवीन एंगल 120 डिग्री आता है, ये कंडीशन है, वो अच्छा। अलग है। गॉट इट? यस सर। ओके। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट एंगल बनाता है अल्फा, ये बस थीटा बाई 2 की जगह पे ये बनता है 90 माइनस थीटा बाई 2। तो ये दो सर कंडीशन अगर है। ये फॉर्मूला याद नहीं रहा और डायरेक्टली किया तो भी हो जाएगा ना? मतलब कौन सा? ये कंडीशन जो याद सर, नहीं है? हाँ सर। नहीं ये याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो रेगुलर की फॉर्मूले है वो आपको आंसर देने ही वाले हैं। बट ये अगर हो गई याद, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स यही केसेस आती है, तो ये अगर याद हो गया तो हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, आंसर तो सेम ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पसंद है मेथड, उस मेथड से कैलकुलेट करो। क्लियर है फिर? सो हाँ सर। फ्रॉम दिस डिस्कशन अगर आपको बोला गया है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट 20 न्यूटन है एंड हर दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, 15 न्यूटन था। A इज इक्वल्स टू B इक्वल्स टू 15 न्यूटन। ये कब आ रहा है रिजल्टेंट, एडिशन के बाद, तो उनके बिटवीन का एंगल कितना होगा। कैन यू डू इट? कर सकते हैं? देखो कंडीशन क्या है कि हमारा फॉर्मूला है, उससे उसका यूज करके भी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, लेकिन क्लियरली मेंशन हो रहा है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इतनी सारी झंझट नहीं करेंगे, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। देखो रिजल्टेंट कितना है 20, 15 इंटू 2 ये बना 30 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। अब ये 30 इधर आके क्या बनेगा 2/3, 2/3 मतलब ये 30 इधर आएगा ना, ऐसे होगा 20/30, 0 0 गेट कैंसल, फिर 2/3 मतलब ये 0.66 आएगा बराबर। यस सर। समझ रहा है कि ये डिवीजन किया मैंने बहुत बड़ा? यस सर। ओके। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये cos ऑफ थीटा बाई 2 ये सेम रहेगा। अब ये 0.66 है, इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। उससे पहले जैसे मैंने लास्ट भी 2 दिन पहले के लेक्चर में भी किया था, मुझे थीटा चाहिए था तो मैं इस cos को उधर भेज दूंगा, तो ये थीटा बाई 2 इक्वल टू बनेगा cos इनवर्स ऑफ 2/3, जिसको अपन 0.66 भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन किस फॉर्म में है।
ऑप्शन अगर 2/3 बोला है तो 2/3 रहने देंगे, ऑप्शन में अगर 0.66 दिया है तो 0.66 रहने देंगे, ऑप्शन में अगर डिग्री में एंगल दिया है तो डिग्री में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मैं तीनों तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, मैंने उसको 2/3 है उसको वैसे ही रहने दिया है और मुझे थीटा चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, बस ये 2 था इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो थीटा बनेगा 2 cos इनवर्स ऑफ 2/3। है क्लियर? यस हाँ सर। एंड अगर मुझे ऑप्शन में 0.66 दिखाई देते हैं तो मैं बस θ/2 इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.66 ऐसे लेता, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होके ये बनता 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 0.66 बराबर। यस सर। अब यहाँ पे Yes. मुझे अगर ये डिग्री में आंसर दिया होता तो कंडीशन क्या बनती, देखो ये बातें एक्सप्लेनेशन सेशन में जो लोग पहले से हमने डिस्कस की थी कि हमें मालूम है cos 60 कितना है, 1/2। 1/2 यानी 0.5, cos 45 0.7, 0.7। तो अगर मुझे नंबर 0.66 आ रहा है इसका मतलब जो डिग्री होगी इन दोनों के इन बिटवीन होगी। अब 0.66 पहले देखो यहाँ पे डिजिट में डिफरेंस है 0.20 का और डिग्री में आ रहा है 15 डिग्री का, मतलब अप्रोक्सीमेटली एक डिग्री जो है वो 1.2 के आसपास 1.2 के आसपास नंबर चेंज कर रही है, सॉरी 0.012 के आसपास वो नंबर चेंज कर रही है। तो यहाँ पे 45 से ये 0.7 0.66 इसके क्लोज है, इतना एक्यूरेट लेने की जरूरत नहीं, अभी कंफ्यूज होंगे आप, थोड़ा सा डिटेल सर में आपको कॉस और साइन होगा। का टेबल यूज करके करते वही बोल रहे हो क्या? यस यस, सर ये जो आपने निकाला वो कॉस और साइन का टेबल यूज करके करते वही हाँ बोल रहे हो क्या? वही वही जो नॉन वैल्यू होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम सारी वैल्यू थोड़ी लर्न करते हैं ना, हमें बस 30 45 60 90 की वैल्यू मालूम होती है, जैसे बीच वैल्यू वैल्यू आ गई तो अप्रोक्सीमेशन कैसे लेना है, देखो सिंपल बात, cos 60 होता तो 0.5, cos 45 तो 0.7, हमें 0.66 दिया है मतलब ये 45 के आसपास रहेगा, यानी हम जो बात कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा इधर उधर हो सकता है, cos 50 बनेगा 0.66, ये हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, ठीक है, एकदम सिंपल है, समझ में आ गया कि ये यस सर। जैसे अपन स्क्वायर रूट में करते थे ना, जैसे कि स्क्वायर रूट में मुझे आ गया 50, तो अगर 49 होता तो मैं 7 बोलता, 64 होता तो 8, लेकिन ये 7 के क्लोज है तो मैं इसको 7.1 बोलता हूं, वैसे ये अप्रोक्सीमेशन है। अब यहाँ पे देखो ये cos इनवर्स ऑफ 0.66 यहाँ पे मुझे अगर चाहिए तो मैं ये 50 डिग्री cos को उधर भेज दूंगा तो cos इनवर्स ऑफ बनेगा 0.66, यानी कि यहाँ पे जो cos इनवर्स ऑफ 0.66 है उसको रिप्लेस करके मैं 50 लिख दूंगा, मतलब 100 डिग्री के आसपास जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी माय आंसर। मतलब ऑप्शन में कौन सा फॉर्मेट दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए एक कन्वेंशन है वही फॉलो होते हैं एग्जाम में हर बार, कि अगर ये जो ब्रैकेट में आने वाली वैल्यू है ये अगर 30 45 60 90 इन एंगल की है तभी आपको ऑप्शन में डिग्रीज में एंगल दिया जाएगा, लेकिन ऐसे अगर डेसिमल में कुछ एंगल के छोड़ के रैंडम नंबर अगर आ रहे हैं तो आपको ऑप्शन इसी फॉर्मेट में रहता है, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ 2/3 के फॉर्मेट में। क्लियर? चलो तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप के सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन फिर भी जितने मॉड्यूल में दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस है आप सॉल्व एग्जांपल में से करेंगे, फिर कंसेप्ट एप्लीकेशन के डाउट्स जो है मैं एक्सप्लेनेशन सेशन का शेड्यूल बोलूंगा, वहां पे हम फिर से आईपैड पे सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हमें वेक्टर की वेक्टर से रिलेटेड नेक्स्ट एक कंसेप्ट है जिसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसको बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, अब ये वेक्टर का रिजोल्यूशन करना, उसको रिजोल्व करना मतलब वहां पे उसको स्प्लिट करना, डिवाइड करना, डिफरेंट पार्ट में उसको सेपरेट करना, उस प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ गिवन वेक्टर इनटू 2 और
more components. नाउ हियर कंपोनेंट्स का मतलब डायरेक्ट पार्ट्स बोल सकते हो, ठीक है। एक वेक्टर 2 पार्ट में डिवाइड किया मतलब उसके 2 कंपोनेंट फाइंड किए, एक वेक्टर 10 पार्ट में डिवाइड किया मतलब उसके 10 कंपोनेंट फाइंड कर दे। कोई एक एकदम अलग वर्ड नहीं आ रहा है, एकदम सिंपल मीनिंग है उसकी, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब स्प्लिटिंग ऑफ गिवन वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स, यानी एक वेक्टर रहेगा और उस वेक्टर को हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में सेपरेट करेंगे, डिवाइड करेंगे और उस प्रोसेस को स्प्लिट करेंगे। उस प्रोसेस को बोला जाएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। आगे हम देखने वाले कि रिजोल्यूशन क्यों करना पड़ता है, करने से हमें क्या फायदा है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। बस जो वर्ड मैंने बोर्ड पे लिखा था वो प्रॉपर इमेजिन हो रहा है, उसकी कंसेप्ट आ रही है क्लियर। रिजोल्व करना मतलब क्या, वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्लियर करनी, बस है क्लियर? हाँ सर। Yes. ओके, तो बेसिकली होता क्या है, देखो कि यहाँ पे वेक्टर को रिजॉल्व करना मतलब उसको स्प्लिट करना। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके उसको स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस अपन पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इंस्टेंटली, ये स्टेटमेंट मैंने लिखने के बाद हर एक के दिमाग में आता है, जो पूछता है उनका भी, नहीं पूछते उनको भी, और वो आना ही चाहिए। वो क्वेश्चन ये है कि हम वेक्टर को ऐसे कितने कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है मतलब स्प्लिट करना है, मतलब डिवाइड करना है, तो ऐसे कितने कंपोनेंट्स में हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्टेटमेंट में दिया है 2 और मोर। तन्विषा यस, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, मोर लिखा है इसका मतलब वी कैन स्प्लिट, वी कैन डिवाइड, वी कैन फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर विच इज नंबर ऑफ। उसके नंबर कितने भी हो सकते हैं एंड वो कितने भी तरीकों से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे में जो पॉइंट लिख रहा हूं, यस मींस इनफाइनाइट, कितने भी तरीकों से और कितने भी कंपोनेंट जितने चाहिए उतने आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन उसके आगे स्टार मार्क करके एक पॉइंट में लिख रहा हूं, बोल रहा हूं कि जो हमारा 10+2 है, मतलब हमारा जो फिजिक्स है उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो नंबर में 2 और 3 होंगे उनको ही कंसीडर करेंगे। हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंसीडर करते हैं और उनके नंबर भी मैक्सिमम 2 होते हैं एंड कहीं पे एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड है तो हम तीसरा कंपोनेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या धीरे धीरे आने वाला है, बस इस स्टेटमेंट में जो लिखा है एक्चुअल उसकी मीनिंग ये हो गई कि हम वेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब उससे क्या होगा, उससे ये कंडीशन होगी कि एक गिवन वेक्टर है और मैंने उसके कंपोनेंट्स फाइंड कर दिए। कंपोनेंट्स फाइंड कर दिया मतलब उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा कि ये अकेला वेक्टर जो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला था वो सारा नेट इफेक्ट ये सारे कंपोनेंट्स मिला के प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है क्या बोला मैंने अभी? यस सर। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक वेक्टर का नेट इफेक्ट एंड उसके सारे कंपोनेंट्स का नेट इफेक्ट ये ऑलवेज सेम ही होगा, तभी हम उसको वेक्टर के कंपोनेंट्स कंसीडर कर सकते हैं और इसी को बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब कंडीशन क्या होती है, देखो जैसे हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखा था कि सपोज आपको एक वेक्टर दिया है, ये है पी वेक्टर एंड यहाँ पे दूसरा वेक्टर दिया गया था एज ए क्यू वेक्टर, और हम करते क्या थे फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करने के लिए इन दो वेक्टर को ऐसे कनेक्ट करते थे एक के बाद एक अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर एंड उनकी रिमेनिंग साइड कनेक्ट करते थे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर, और उसको अपन रिजल्टेंट बोलते थे। याद है सबको? Yes. हाँ अब सर। यहाँ पे इसका मतलब ये होता था कि ये जो रिजल्टेंट दिख रहा है, ये जो रिजल्टेंट दिख रहा है, ये रिजल्टेंट जो इफेक्ट, जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो सेम होगा, उतना ही होगा जितना कंबाइनली ये पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। बराबर है? मतलब देखो Yes. मैथमेटिकली अगर मैं आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर लिख रहा हूं तो इनका कंबाइन जो है इस अकेले का है, वही मीनिंग आ रही है उसकी। तो उस केस में हम P एंड Q को इस R के कंपोनेंट्स बोल सकते हैं क्या? यस और नो? Yes, sir. डेफिनेटली सकते हैं। मतलब हमें अगर ये रिजल्टेंट नहीं लिखना है तो मैं ये P एंड Q दोनों को लिखूंगा तो भी काम चल जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो इस तरह से अगर मुझे दो वेक्टर दिए तो मैं उनका रिजल्टेंट निकालूंगा, मतलब इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर हमें ऐसे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दिए थे
जैसे ये p वेक्टर था, उसके बाद में एक q वेक्टर था, उसके बाद में एक r वेक्टर था, देन वहां पे और एक वेक्टर था s वेक्टर। इनका हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करते थे। कैसे कैलकुलेट करते थे? बाय यूजिंग पॉलीगॉन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और उस पॉलीगॉन को बनाने के लिए इस तरह से हम क्या करते थे, एक ओपन पॉलीगॉन बनाते थे एंड इनकी रिमेनिंग साइड अपोजिट इन ऑर्डर जो था वो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट करता था। याद है सबको? Yes, sir. यानी इस डायग्राम में मैं सिर्फ इस रिजल्टेंट की बात करूं या फिर इसको छोड़ के p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इनकी बात करूं तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट रहेगा दैट विल बी सेम। यानी कि यहां पे इस केस में मैं गिवन वेक्टर के ये 1 2 3 4 ऐसे पार्ट से, कंपोनेंट से बोल सकता हूं क्या? यस और नो? Yes. इसका Yes, मतलब sir. यहाँ पे मैंने वेक्टर के 4 कंपोनेंट लिए, इसलिए मैंने बोला 2 और मोर, यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। लेकिन जहां तक हमारे सिलेबस के डिस्कशन का पार्ट है, हम जो कंपोनेंट्स लेते हैं वो 2 होते हैं या फिर 3 होते हैं। ऐसे क्यों? वो आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि हर बार हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इन्वॉल्व्स एक्स वाई एंड जेड एक्सिस वही रहती है। ठीक है, तो अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में तो इतना तो क्लियर हो गया। वेक्टर को रिजोल्व करना मतलब टुकड़े टुकड़े करना, उसके छोटे छोटे पार्ट्स करना, उसके मतलब उसके कंपोनेंट्स फाइंड करना। ऐसे कितने कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ, कितने वे से कर सकते हैं? कितने भी वे से कर सकते हैं, जो भी डिफरेंट। जैसे कि अभी पॉलीगॉन लॉ अप्लाई किया, वो वे बन गया कंपाउंड्स फाइंड करने का। ट्रायंगल लिया था, वो लॉ बन गया, है ना। ऐसे नंबर ऑफ तरीके हैं, लेकिन हम सिलेबस में फोकस करने वाले हैं, जो आगे मैं मेथड एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ उसके ऊपर। ठीक है, तो बस अब तक के डिस्कशन से 2 ही पॉइंट क्लियर करने कि वेक्टर को अपन रिजोल्व कर सकते हैं। रिजोल्व कर सकते हैं मतलब डिफरेंट पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं, मतलब उसके कंपाउंड्स फाइंड कर सकते हैं। कितने कंपोनेंट्स? नंबर ऑफ 2 or more. ओके चलो, तो यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसको अपन बोलते हैं एज ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर, व्हाट इट मींस? सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग उसके कंपोनेंट फाइंड कर। वेरी गुड। एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स अपन लेते हैं उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। और यहाँ पे हम उसको डायरेक्टली कंसीडर करते हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर which are perpendicular to each other, जो कंपोनेंट्स, अभी कंपोनेंट इसके बारे में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं बचा है ना। कंपोनेंट मतलब गिवन वेक्टर का पार्ट, इतना याद करो। ठीक है, तो अगर हमने ऐसे गिवन वेक्टर के पार्ट्स को फाइंड करने को स्टार्ट किया है, ट्राई किया है, लेकिन वो कंपोनेंट्स अगर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उनको हम कंसीडर करते हैं एज ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एंड हमें उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, चलो अब कैसे? यहाँ पे देखो कि फॉर एग्जांपल इस तरह से आपको ये 2 एक्सिस दिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे हमें एक पहले वेक्टर दिया था जिसको हम बोल रहे हैं एज ए एक्स, और यहां पे हमें एक दूसरा वेक्टर दिया है जिसको अपन बोल रहे हैं ए वाई। और मुझे अगर इनका रिजल्टेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ट्रायंगल लॉ की तरह यहां से ओ से लेके इस पॉइंट को कनेक्ट कर दूंगा, ये ए बनेगा और ये रहेगा रिजल्टेंट किसका? ए एक्स एंड ए वाई का। क्लियर है सबको? यस सर। अगर यहाँ पे ये एंगल थीटा है, इस ट्रायंगल में जो रिजल्टेंट ने बनाया था ए एक्स के साथ में, वो एंगल आपको थीटा दिया है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। यस और नो? तो अब यहाँ पे ये बन गया ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। अब मुझे हर बार अगर मालूम है कि जो मैं 2 कंपोनेंट्स लेने वाला हूं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब कि एवरी टाइम जो ट्रायंगल ये तीनों वेक्टर से बनेगा वो कौन सा ट्रायंगल रहेगा? कौन सा ट्रायंगल रहेगा?
एंड उस राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये बनेगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का ए स्क्वायर। वाई का स्क्वायर। यानी कि अगर मुझे ए चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये बनेगा रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। इस तरह Yes, से sir. अपन मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर। यस अब यहाँ पे ये तो फिक्स है कि ये पहले ये जो कंडीशन थी स्टैंडर्ड ए एक्स एंड ए वाई दिया था, उसके ऊपर से मैंने ए लिया है। उसी तरह से अगर ऐसे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, और उसमें मुझे बोला है कि ये गिवन वेक्टर है ए, और इसको क्या करना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है। दो पार्ट में क्या करना है, स्प्लिट करना है। और वो दो पार्ट कैसे चाहिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले रहे, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर का यहां पे एक बेस लूंगा, ये बनेगा ए एक्स। यहां से फिर दूसरा वेक्टर आएगा, ये बनेगा ए वाई। अब मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। यस मतलब Yes, दोनों sir. कंडीशन सेम बन रही है। पहले कंपोनेंट्स दिए थे उससे वेक्टर डिराइव करो, या फिर पहले वेक्टर दिया है उससे कंपोनेंट डिराइव करो, जो आने वाला डेटा है यहाँ पे मैच कर रहा है, मतलब वो सेम है। यानी इस केस में भी अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड के लिए बनेगा रिलेशन ए इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। देखो Sir, एकदम अगर- सिंपल सिंपल बातें चल रही है, कुछ भी सोचने वैसा नहीं है इसमें, ठीक है। चलो, कोई बोल रहा था क्या? हाँ सर, सर अगर ए दिया है और ए वाई फाइंड करना है तो ए साइन थीटा से फाइंड कर सकते हैं। कर सकते हैं बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा वो आगे आने ही वाले हैं, हम थीटा को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड थीटा के साथ में जो कंपोनेंट्स आते हैं वही हमारे आज के डिस्कशन का बेसिक पॉइंट है, लेकिन वो एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। चलो यहां तक क्लियर है सबको? सर रब मत करो। यस क्या कीर्ति? सर बोर्ड रब मत करो। ओके ठीक है। सिंपल सी बात यहाँ पे मैंने बोर्ड पे ड्रॉ की है, जिसमें हमने इससे पहले जो मैं ट्रायंगल और पॉलीगॉन लॉ में करता था वही किया है। बस ये वर्ड आने की वजह से मैंने दो कंपोनेंट्स को क्या किया है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर मेंटेन रखा है। और ये परपेंडिकुलर मेंटेन रखने के लिए हम उनको क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इनके अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे। और एक कन्वेंशन करो रब कीर्ति अब, सर। और हमने टॉपिक के स्टार्ट में ही यूनिट वेक्टर जब पढ़ा था तब हमने डिसाइड किया था, क्या डिसाइड किया था कि अगर कहीं पे कोई क्वांटिटी कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो मैं उसको एक्स एक्सिस के अलोंग हर बार नहीं बोलूंगा, मैं क्या करूंगा उसके साथ आई कैप, वेरी गुड आई कैप लिख दूंगा। एंड कोई अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो जे कैप, जे एंड कैप, अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो के के कैप कैप लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि सपोज अभी जो डिस्कशन अपन कर रहे थे जिसमें ये वेक्टर था ए वेक्टर, और इसके हम ये दो कंपोनेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पे ये ए एक्स है, यहाँ पे ये ए वाई है। तो इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स इंटू आई कैप प्लस हाँ सर। ए वाई इंटू जे कैप। समझ में आ रहा है? यस सर। इसलिए हम स्टार्ट से जो देखते थे हर बार कोई भी वेक्टर जो था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस फॉर्मेट में जो रिप्रेजेंट किया जा रहा था, पहले भी हम इसको यूज कर चुके हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं। अब लिंक लगाओ कि ये वेक्टर इस फॉर्मेट में हम क्यों लिखते थे, समझ में आ रहा है ना? फिर इसको अंडर रूट में नहीं लिखेंगे क्या? क्या क्या अंडर रूट में नहीं लिखेंगे क्या? अंडर रूट में कब लेते हैं, जब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है देवेश। हाँ सर। मतलब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, a इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अगर वो तीन कंपोनेंट है तो भी हम वही करेंगे, रूट में ये ए एक्स मतलब कौन है यहाँ पे 2, अंडर रूट 29, यस, ए वाई मतलब कौन है 3, एंड यहाँ पे ए जेड मतलब कौन है 4, तो ये 16 प्लस 4 20 रूट ऑफ 29 करेक्ट है। तो ये हमें मैग्नीट्यूड मिला गिवन वेक्टर का, यानी ये पूरा एक्चुअल में वेक्टर है, एंड उसको हमने यहाँ पे स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिखा है, दोनों की इफेक्ट क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसलिए हर बार हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते टाइम आई कैप जे कैप रब मत करो सर। के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो बोर्ड पे सर वेट, क्या है, रब केलं सर आता काय रप नव्हतं करायचं का? लिहायचं होतं सर.
बस ठीक आहे, बाकी होतं. स्क्रीनशॉट काढायचे मग. बरं आता परत लिही तुम्ही थोड़ा वेळा ना, तेव्हा लिहून घ्या. चलो अब बोर्ड पे ध्यान दो. अब मैं ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात चल रही थी, इससे रिलेटेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूं. देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर से यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इनका ओरिजिन है, और यहाँ पे कोई भी एक वेक्टर है ए, ऐसे दिया है आपको, और मुझे इनके कंपोनेंट्स फाइंड करने. अब कंपोनेंट्स फाइंड करने मतलब पार्ट्स फाइंड करने, लेकिन जो हम ए एक्स एंड ए वाई यहाँ पे लिखते हैं उनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है. ये जो यहाँ पे ए एक्स है, ये जो यहाँ पे ए वाई है, ठीक है, डायग्राम थी, ड्रॉ कर सकते थे, कर दी, लेकिन इनके जो मैग्नीट्यूड्स है वो हम यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते. यहाँ पे एंगल आपको प्रोवाइड किया है थीटा. मतलब कंडीशन ये है कि एक गिवन वेक्टर है जिसको हम ए वेक्टर बोल रहे हैं, उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमें मालूम है. डायरेक्शन मालूम है इसलिए एक्स के साथ में उसने कितना एंगल बनाया था थीटा, वो भी हमें यहाँ पे मालूम है. लेकिन ए एक्स एंड ए वाई अभी तक जो अपन डिस्कस कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते. उनकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. कीर्ति जो तुम पूछ रही थी बेटा अभी आएगा. तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये P है, ये M है. तो कौन सा ट्रायंगल है डायग्राम में? राइट एंगल. राइट एंगल ट्रायंगल OPM. अगर इस ट्रायंगल में मैं cos ऑफ थीटा को डिफाइन करूंगा तो cos थीटा मतलब क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. एडजेसेंट कौन है? ओपी अपॉन एमओ. ax है ना, ठीक है. तो cos थीटा बनेगा ax, हाइपोटेनस कौन है? a, यानी मुझे ax की वैल्यू मिल गई a इंटू कॉस ऑफ थीटा. उसी तरह से अगर मैं साइन थीटा को डिफाइन करूंगा तो क्या होगा? साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. ay अपॉन a, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. यानी मुझे यहाँ पे ay की वैल्यू मिल गई और वो कितनी है? a इंटू साइन ऑफ थीटा है क्लियर? यस सर. अब कर सकते मैग्नीट्यूड कैलकुलेट ax एंड ay के. यस सर. मींस व्हाट? जैसे कि आपको यहाँ पे एक वेक्टर दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स है और वो फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन एंड ये एक्ट हो रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और मुझे इसके कंपोनेंट चाहिए. एक ax है, ये ay है. डायरेक्शन तो मैं ड्रॉ कर सकता हूं फ्रॉम डायग्राम, मुझे इसके मैग्नीट्यूड चाहिए. कर सकते कैलकुलेट? करो कैलकुलेट, कम ऑन फास्ट. देखो ax का फॉर्मूला क्या है? सर ए बाई 10 आ रहा है. वेरी गुड. ax का फॉर्मूला a cos थीटा. a कितना था? 20. अब cos ऑफ 30 कितना है? cos 30 √3/2. √3/2. एंड इसको सिंप्लीफाई करके हम लेते हैं एज ए 0.86. तो ये 20 इंटू 0.86 है. तो यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, ये बनेगा 8.6, उसका डबल 1.7 इंटू 10 मतलब अप्रोक्सीमेटली 17 न्यूटन. ये कौन हो गया? ax हो गया. तो ये ax आ गया 17 न्यूटन. अब ay कितना होगा? सर 10. वेरी गुड. कैसे? यहाँ पे a इंटू साइन थीटा 20 sin करेंगे. 30. अब a कितना है? 20. साइन 30 कितना है? 1/2. 1/2. तो ये बन गया 10 न्यूटन. यानी ax भी आ गया, ay भी आ गया, उनके मैग्नीट्यूड आ गए, उनका डायरेक्शन का पार्ट भी हो गया. इस तरह से हम वेक्टर को स्प्लिट करते हैं और उसके कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं. क्लियर? करूँ राव? यस सर. चलो अब यहाँ पे एक रूल आपको मालूम हो जाएगा, फिर भी मैं बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल उसी तरह की कंडीशन है, ये ए वेक्टर है लेकिन क्वेश्चन में जो है आपको एंगल वर्टिकल के साथ में दिया है, मतलब वाई एक्सिस के साथ में दिया है. नाउ व्हाट टू डू? अब क्या करेंगे? सर 90 में से वो थीटा माइनस कर लेंगे. 90 माइनस थीटा.
वेरी गुड। 90 माइनस थीटा करेंगे, लेकिन 90 माइनस थीटा करके थोड़ा सा हर बार कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या सर करेंगे, फिर हम वैसे भी ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। जो ax यहाँ पे ड्रॉ करते थे वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, एंड जो ay यहाँ पे होता था, जो ay यहाँ पे होता था इधर, वो यहाँ पे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बराबर। हाँ सर। Yes, sir. अब ट्रायंगल तो वही है, कौन सा, राइट एंगल। ये थीटा है, यहाँ पे कौन है ay, यहाँ पे कौन है ax, ये कौन है a, तो मुझे बोलो ax की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे फिर से हमें A cos cos थीटा एंड थीटा। sin थीटा लगेंगे, तो इस ट्रायंगल से cos थीटा क्या होगा बोलो, AY. AY by AY by by a, वेरी गुड। यानी कि ay कितना बना, A cos थीटा। a cos ऑफ थीटा, sin थीटा होगा ax by a, यानी ये बनेगा ax इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ थीटा। क्लियर। Yes, sir. अब इससे Yes, पहले जब मैंने बोला था तब क्या था, याद करो, तब ये था ax इक्वल्स टू a cos थीटा एंड ay इक्वल्स टू a sin थीटा, ऐसे ही था ना पहले, इससे पहले। Yes. तो यहाँ पे ax में a cos थीटा है, यहाँ पे ax में a sin थीटा है, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग cos थीटा रहता है हमेशा, ऐसा कोई रूल नहीं है। वर्टिकल के अलोंग sin थीटा रहता है हमेशा, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। लेकिन दोनों के कंपैरिजन से अपन यहाँ पे एक रूल बना सकते हैं कि कंपोनेंट विच इज adjacent to given vector is something into cos of theta। ये गिवन वेक्टर लेते हैं इसको, इज a इंटू कॉस ऑफ थीटा। देखो ये स्टेटमेंट से दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या आप, चलो बोलो क्लियर। मतलब कि क्या है, देखो ये ऐसे मैंने घुमा फिरा के बात बोली है, आपको मालूम है कॉस थीटा के फॉर्मूले में क्या कहा था है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसलिए एडजेसेंट में मतलब जो भी कॉस थीटा होगा वो हर बार कहां पे होगा, जो एडजेसेंट होगा उसमें ही होगा, समझ रहे हैं ना। Yes. यस नो, समझा सर। ओके। तो यहाँ पे ये ए वेक्टर दिया है और यहाँ पे एंगल दिया है थीटा, तो मुझे ये ए वेक्टर चाहिए, लेकिन ये ए एक्स एंड ए वाई नहीं, उनके एक्चुअल मैग्नीट्यूड के साथ में चाहिए। क्या आएगा एक्सप्रेशन बोलो, सर क्वेश्चन नहीं समझा मुझे। यस शिवम, जिस साइड थीटा उस साइड कॉस थीटा, बराबर है। क्वेश्चन ये बोला है मैंने कि मुझे ये ए वेक्टर चाहिए इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में बस, बट वहां पे ए एक्स ए वाई नहीं चाहिए, एक्चुअल मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। नहीं समझा, Nice. ओके सिंपली ठीक है, एक सवाल ही कर देता हूँ सर मैं। आप नंबर दे सकते हो उसके जगह पे, फिर हाँ? फाइंड कर। सर आप नंबर दो ना उसके जगह पे। ठीक है, मैं एक पहले स्टैंडर्ड सॉल्व करके देता, फिर नंबर क्या आप करो। तो कंडीशन क्या है कि हमें मालूम है इसके कंपोनेंट चाहिए, मतलब यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा दैट विल बी ए एक्स, यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट होगा दैट विल बी ए वाई। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एज एक्स ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप, बट ये मैग्नीट्यूड थोड़ी है, तो ए एक्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा a इंटू कॉस थीटा से, एंड ए वाई को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा बाय a इंटू साइन थीटा से। क्लियर, लगा? Yes, यस sir. यस, Yes, sir. Yes. ओके। तो यहाँ पे a वेक्टर बनेगा a इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू आई कैप प्लस a इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू जे कैप।
इस तरह से हम गिवन वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के साथ विथ इट्स ओन कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? साइन कॉस से डरना नहीं है बेटा, कुछ नहीं उस साइन कॉस में। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको ये ए दिया था 100 न्यूटन एंड ये थीटा आपको बोला है इफ इट्स 60 डिग्री, देन उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बोलो। सेम प्रोसेस है। चलो सर 100 100 sin 60 I cap plus 100 sin 100 cos 60 j। नहीं नहीं ऐसे बोलो ना 20 आई क्या प्लस 30 जे क्या कुछ तो। सर मतलब उसकी वैल्यू बोलनी है। हाँ ए कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो, आई कैप को एज इट इज रहने दो। देखो पूरी प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगी जो गिवन AX क्वेश्चन 50 है। न्यूटन, हाँ AX 50 न्यूटन, शिवम आवाज नहीं आ रही बेटा। AX 50 न्यूटन, AX 50 न्यूटन, वेरी गुड। एंड AY 50 रूट 3, 52। 50 रूट 3, 50 रूट Okay. सर 3। 50 रूट 3 प्लस 50। चलो ठीक है, करेक्ट है आपके। बस उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो आई कैप एंड जे कैप के साथ में। डायग्राम से हमें मालूम हो जाता है कि AX होता है A cos ऑफ थीटा। A अगर 100 है, cos ऑफ थीटा, थीटा 60 है, cos 60 1/2 है, यानी AX आ गया 50 न्यूटन। यहां तक क्लियर सबको? उसी Yes, तरह sir. से बाद में आएगा AY बनेगा A इंटू साइन ऑफ थीटा। अब ये AY में A दिया है 100, साइन 60 होता है √3/2 यानी 0.86, यानी ये आ गया 86 न्यूटन। क्लियर? अब यहाँ पे A वेक्टर को हम 50 I लिखेंगे cap plus AX इंटू आई कैप प्लस AY इंटू जे कैप, यानी कि हमारा जो आंसर है वो रहेगा 50 आई 50 I कैप cap प्लस plus 86 J cap. ये एक्सपेक्टेड आंसर है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो इतना सिंपल है ये कंपोनेंट्स फाइंड करना, ठीक है ना। मतलब ऐसे कोई सेपरेट पढ़ाने जैसा पॉइंट है ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ता है, उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने पड़ते हैं, तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसलिए हम एकदम बेसिक से धीरे धीरे से इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, बस हर बार जब भी कंपोनेंट चाहिए, थीटा का एडजेसेंट दिखा उसको कॉस थीटा बोलो, दूसरा रिमेनिंग जो है उसको साइन थीटा बोलो, हो गया आंसर। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस से दूसरा वाई एक्सिस है, और आपको बोला है कि किसी एक बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स है वो है 20 न्यूटन, एक्ट हो रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंड उसी बॉडी के ऊपर और एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो है 50 न्यूटन का, और वो एक्ट हो रहा है एट 60 डिग्री। तो यहां पे उस बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स हमें चाहिए, कैसे निकालेंगे? सर पहले फर्स्ट वाले का दोनों कंपोनेंट कर लेंगे, फिर सेकंड के दोनों कंपोनेंट, और फिर वो ऐड करेंगे। एक्सलेंट, वेरी गुड। यहाँ पे दो मेथड से देखो, एक मेथड जो हम एडिशन में फॉलो करते थे वो भी कर सकते हैं कि इसका 60 है इसका 15 है, मतलब दोनों फोर्स के बिटवीन का एंगल 15 डिग्री मिला, तो हम r इक्वल्स टू रूट ऑफ f1² प्लस f2² प्लस 2f1f2 cos थीटा करके भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे दो की जगह पे तीन फोर्स होते, तीन की जगह पे चार फोर्स होते, तो वो तरीका काम में नहीं आता, इसलिए हम ये सिंप्लीफिकेशन जो है रिजोल्यूशन का वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कीर्ति ने बोला है वैसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की प्रोसेस फॉलो करेंगे। उसमें क्या होगा, पहले ये 20 न्यूटन वाला फोर्स है उसको मैं Fx1 बोलता हूं उसका कंपोनेंट, एंड ये दूसरा जो है उसके कंपोनेंट को मैं Fx2 बोलता हूं। तो हमें मालूम है कि दोनों के थीटा का एडजेसेंट है, मतलब ये भी F cos थीटा होगा और ये भी F cos थीटा ही होगा। क्लियर सबको? नहीं कड़ा लो। Yes.
क्लियर? नहीं सर, एक बार फिर से अब ये एक्सप्लेन करो। cos थीटा के हो गए। जो वर्टिकल कंपोनेंट है Fy1 ये बनेगा F इंटू साइन ऑफ थीटा, ये पहले फोर्स के लिए, एंड ये Fy2 ये बनेगा F इंटू साइन थीटा, ये दूसरे फोर्स के लिए। मतलब अब तक एक एक को करते थे, अभी दो को कर रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोग सॉल्व कर रहे हो। वेरी गुड, करो। ठीक है, अब इनकी वैल्यू चाहिए मुझे। Fx1 बनेगा F1 cos थीटा, F1 कितना है 20, cos 45 कितना है 0.7, तो 0.7 इंटू 20 मतलब ये आ गया 14 न्यूटन। अब यहाँ पे ये Fx2 है, Fx2 में F2 cos 60 है, F2 कितना है 50 और इसका थीटा कितना है 60 है, मतलब ये बनेगा 25 न्यूटन। अब यहाँ पे Fy1 में ये F1 sin थीटा 1 होगा, ठीक है, तो F1 कितना है 20 sin 45 फिर से मतलब ये 14 न्यूटन रहेगा, और ये 50 इंटू 0.86 है, मतलब ये आएगा 83 पॉइंट समथिंग, सॉरी 43। ये वैल्यू एक बार चेक करो, क्लियर है सबकी? यस और नो? आर यू गेटिंग मी? आवाज आ रही है? देवेश, सनी, कीर्ति, येती है सर, ये सर। येती है सर आवाज। ओके, ये क्लियर है कि यहाँ तक? हाँ सर, क्लियर सर, क्लियर। मेरा आंसर 57.581 आई कैप प्लस 39.28 जे कैप। वेरी गुड। मतलब देखो, अभी जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अब ये दोनों जो है, इफ दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं तो हम इनको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। मतलब ये बनेगा 14 प्लस 25 कितना होगा, मतलब एक्चुअल में केस ऐसी होगी ना इसकी, 14 आई कैप प्लस 25 आई कैप, दोनों के साथ आई कैप है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो इनकी एडिशन कितनी आती है 39 सर आई कैप। एक्यूरेट 39.28। क्या 39.28, ठीक है, पॉइंट को थोड़ा छोड़ देते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, तो ये 39 आई कैप आ गया। उसी तरह से ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, मतलब इनको अपन ऐसे लिखेंगे 14 जे कैप एंड ये 43 जे कैप, तो सेम डायरेक्शन में हम इनको ऐड करके क्या लिख सकते हैं, 57 जे कैप। 57 जे कैप, यानी यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा उसको अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये आ गया 39 आई कैप प्लस 57 जे कैप। है क्लियर? यस सर। अब चाहिए मुझे इसका मैग्नीट्यूड, कैसे निकालूं? सर उसका स्क्वायरिंग कर दो और ऐड रूट में स्क्वायर करो, खत्म बात। मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो ये बनेगा 39 का स्क्वायर, ये बनेगा 57 का स्क्वायर, ऐड देम। ये लेक्चर के बाद में करेंगे सिंप्लीफिकेशन तो भी चलेगा, बस प्रोसेस समझ में आ गई आपको। रिजॉल्व करके हम नेट इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो। सर बोला सर ते क्वेश्चन सांगा ना एकदा परत. कोणता? हेच ठीक आहे, तू रेकॉर्डेड लेक्चर बघ, नाही कळलं तर मला सांगा. पूर्ण क्वेश्चन आई कांट रिपीट बेटा, 15 मिनटे के लिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि डायरेक्ट थीटा का एडजेसेंट अगर दिया है तो उसका हम कॉस लेंगे, एंड उसको छोड़ के दूसरा दिया है तो उसको साइन लेंगे, बस बात खत्म, इतना ही करना है। मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे और एक कंसेप्ट आती है जिसको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। कुछ भी काम नहीं इसका, कुछ भी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन एक आधे रेफरेंस बुक में एक आधी जगह पे दिया जा सकता है डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइन नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब वही कि जो एडजेसेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन मतलब वही जो एडजेसेंट कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसे 3 एक्सिस दिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड ये इधर जेड एक्सिस है। ये एक्चुअल में इधर होता है, हम उसको इधर ड्रॉ करते हैं। और आपको स्पेस में कोई भी एक वेक्टर दिया है, जैसे ये ए वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बना रहा है, एंड यहाँ पे ये जेड के साथ में गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, ये इधर था मतलब ये एंगल ले रहे, बट ड्रॉ करते टाइम उसको यहाँ पे ड्रॉ किया है।
क्या है बोर्ड पे, समझ रहा है सबको? 3 एक्सिस से एक्स वाई जेड, और उस प्लेन में कोई भी एक वेक्टर है ए जो एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा इतना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा इतना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ में गामा इतना एंगल बना रहा है। क्लियर? यस यस सर। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, मैं अगर यहाँ पे ए वेक्टर के लिए अगर ए एक्स फाइंड करूं तो अल्फा का एडजेसेंट है, मतलब ए एक्स कौन होगा? क्लियर है क्या? ए कॉस अल्फा होगा। अभी तक वही रामायण महाभारत देखा ना बेटा हमने, थीटा का एडजेसेंट है तो उसमें कॉस इन्वॉल्व होता है, विसर ले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे ए वाई चाहिए, अब वाई एक्सिस के लिए ये बीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट बन रहा है, तो ये बनेगा ए कॉस बीटा। वेरी cos गुड। बीटा। अब ए जेड क्या बनेगा? तो इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या है डायरेक्शन कोसाइन? या ऐसा है डायरेक्शन कोसाइन, मतलब गिवन वेक्टर के एडजेसेंट के अलोंग जो भी कंपोनेंट होता है जिसमें cos थीटा इन्वॉल्व है उसी को डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। कोई अलग कंसेप्ट नहीं है डायरेक्शन कोसाइन वाली। यस कीर्ति? सर ये वाला लैमीज फोर्स जैसा होता है? नहीं, लैमिज आने वाला है बेटा, अभी लैमिज थोड़ा अलग होता है। ठीक है, उस तरह की डायग्राम दिख रही है आपको? डायरेक्शन कोसाइन को फोर्स में बात करें तो क्या क्या सर, बोलो। अगर डायरेक्शन कोसाइन को फोर्स के टर्म्स में बात करें तो फिर वो लैमीज फोर्स हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, लैमिस थ्योरम की जी कंडीशन, जो कंडीशन है ना वो आने वाली है आगे, मैं एप्लीकेशन में पढ़ाता हूं, अभी इसको इसके साथ मिक्स मत करो, ठीक है ना? ये बस डायरेक्शन Yes, sir. कोसाइन मतलब क्या है उसकी मीनिंग याद रखो, एक एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे देना है आपको, ठीक है? सर ये लैमिस कहाँ पे थ्योरम बस यूज थ्योरेटिकली करना अप्लाई मुझे नहीं करते हैं, अपन समझा। उसको यूज नहीं करते ज्यादा। सर ये कहाँ पे यूज करना मुझे नहीं समझा। ये यूज नहीं है इसका, जो हम पहले पढ़ रहे थे ना, बस उसको बोलते हैं ऐसे कि ये डायरेक्शन कोसाइन से, डायरेक्शन कोसाइन से। मैंने ये बोला कई बुक में जाके पढ़ लेंगे आप कि ये डायरेक्शन कोसाइन है गिवन वेक्टर का, फिर आपको क्वेश्चन दिमाग में आएगा, अरे ये तो मालूम ही नहीं है, फिर लगे मैसेज टाइप सर ये तो अपन शिकलोच नहीं, ऐसे होता है ना, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या है। क्लियर? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि गिवन रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा इसका वो रहेगा a इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, अगर इनके कंपोनेंट के साथ में है तो। एंड अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या बनेगा? ये ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बनेगा, अगर स्क्वायर रूट नहीं लेना है मुझे तो, बराबर? नाउ पुट देयर वैल्यूज, क्या होगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए वाई का मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा एंड ए जेड का मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गॅमा। मी डायरेक्ट ऍडिशन केली बेटा, स्क्वेअर करून, खूप अवघड स्टेप आहे, कळते का बघा? Yes. ठीक है, अब देखो तीनों टर्म्स में ऐड करते टाइम यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन 3 कॉमन। अगर ये कॉमन आ गया तो क्या होगा? ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, तो ए स्क्वायर कैंसल। कैंसल। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर गिवन वेक्टर के एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के साथ में एंगल्स आपको अगर गिवन है तो उस केस में क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, ये इक्वल टू 1 होता है। मतलब ऐसे थ्योरी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिया जाएगा कि पे सर गिवन अगर ये वेक्टर। साइन में आया तो? यस, सर अगर ये साइन में आया तो? साइन में आएगा ना, थोड़ी देर वेट करते जाओ बेटा, जो बोल रहा हूं उसके ऊपर फोकस करते जाओ पहले, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि गिवन वेक्टर्स मेक्स एन एंगल्स ऑफ अल्फा विथ एक्स, बीटा विथ वाई, गामा विथ जेड, अब ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू वो चेंज करके भी दे सकते हैं, या फिर वहां पे आपको अल्फा बीटा दे सकते हैं, गामा कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं। ऐसे तो नहीं आएगा, थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा, तो डायरेक्टली रिलेशन याद करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। यस देवेश, करेक्ट। लेकिन आपको 9-10 से ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ाया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1।
हाँ सर। Yes, तो sir. यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को वी कैन रिप्लेस विथ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो वही रिप्लेसमेंट करेंगे हर बार। क्या होगा फिर? cos स्क्वायर अल्फा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस cos स्क्वायर गामा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? यस सर। Yes, sir. क्लियर सनी? Oh, sir, clear. अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर ये ब्रैकेट नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 1 1 सब ऐड करके क्या बनेंगे? 3 बनेंगे। ऐसे होता है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गॅमा इज इक्वल्स टू 1। आता वरती मायनस होते, सगळे प्लस कसं काय झाले? लावावर डोकं कळतं का बघा? माइनस कॉमन घेतलं सर. माइनस Yes, कॉमन sir. इसलिए सारे प्लस हो गए। वेरी गुड। तो आगे ये माइनस वाली टर्म उधर जाएगी, प्लस बनेगी, उधर का प्लस 1 इधर आके माइनस बनेगा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू क्या होगा? 3 माइनस 1 यानी 2। ठीक है, ये दोनों भी रिलेशन आपको याद करना है। साइन के फॉर्म में दिया तो क्या, कॉस के फॉर्म में दिया तो क्या। कीर्ति क्लियर? यस सर। ओके, सो इस तरह से ये डायरेक्शन कोसाइन कुछ होता नहीं है, बस एडजेसेंट कंपोनेंट है, इतना याद करो। उसके बाद में ये कॉस के एंड साइन के जो रिलेशन है, थ्योरेटिकल इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो एज इट इज उसको रिमेंबर करना है। ठीक है, तो वेक्टर को रिजॉल्व करना मतलब कंपोनेंट्स को फाइंड करना, वेक्टर को रिजॉल्व करना मतलब कंपोनेंट्स को फाइंड करना। ऐसे कितने कंपोनेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं? 2 और मोर। नंबर ऑफ, कितने भी। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सिर्फ नहीं बस 2 ही सफिशिएंट है, टैन कॉट में नहीं जाना है, साइन एंड कॉस में। ठीक है, तो इस तरह से जो है हाँ, हम सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जब बात करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो हम क्या करते हैं? बेसिकली 3 कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, एक एक्स के अलोंग, दूसरा वाई के अलोंग, तीसरा जेड के अलोंग, थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए। लेकिन जब भी हम इसको डिफरेंट टॉपिक्स में अप्लाई करके कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट 2 ही कंपोनेंट की होती है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग की, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग की। अगर कोई भी एक्स एक्सिस के अलोंग दिख रहा है तो इसका मतलब आई कैप. वेरी गुड, उसके साथ आई कैप लिखना पड़ेगा। कोई अगर हमें वाई एक्सिस के अलोंग दिख रहा है तो इसका मतलब, एंड वहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, उनको फाइंड करने के लिए हमें वहां पे एंगल दिया जाता है। तो एंगल देने के बाद एकदम बेसिक रूल, एंगल का यानी थीटा का एडजेसेंट ऑलवेज Cos. थीटा. एंड उसको छोड़ के जो रिमेनिंग बचेगा वो साइन रहेगा। क्लियर है? यानी कि अगर एंगल आपको विथ एक्स एक्सिस दिया है तो ए एक्स बनेगा ए कॉस थीटा, लेकिन अगर एंगल आपको वाई एक्सिस के साथ में दिया है तो ए वाई बनेगा कॉस ऑफ थीटा। बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? यस सर। ओके, तो उसके बाद में डायरेक्शन कोसाइन जैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? मतलब गिवन वेक्टर के एडजेसेंट एक्सिस के अलोंग के कंपोनेंट, वो होता है उसका डायरेक्शन कोसाइन। गिवन वेक्टर के एडजेसेंट कंपोनेंट के अलोंग, थीटा के एडजेसेंट के कंपोनेंट, मतलब वो होता है उसका डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे वेक्टर का रिजोल्यूशन, उसके बाद में वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन, देन वहां पे गिवन वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करते, इसकी प्रोसेस का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा है। तो अभी इससे रिलेटेड की जो वेक्टर की एडिशन, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन, इफ दे आर एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन, देन पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सारे पॉइंट्स हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बिफोर दैट टुडेज होमवर्क इज दैट कंसेप्ट एप्लीकेशन के 3 के बाद में जो भी थ्योरी है जिसको हमने क्लास में आज डिस्कस किया है, आप मॉड्यूल में से भी लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट उसको एक बार ठीक से रीड करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। देन कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 के पहले के, बिफोर कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 सारे सॉल्व एग्जांपल 3 टाइम्स सॉल्व करेंगे, एंड यू विल ट्राई
टू सॉल्व कंसेप्ट एप्लीकेशन 4। पूरे नहीं करने आज, लेकिन ट्राई करो, कल का लेक्चर होने के बाद पूरे के पूरे आपको मतलब सॉल्व करने के लिए आप एबल हो जाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। थँक यू Sir, vector Have a nice day. multiplication is Shivam? also remain. व्हॉट्सअपला सांगू बेटा. Okay. ओके